तो कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि सूरज धीरे धीरे जमीन के पास आ रहा है। इस वजह से जमीन के सभी इलाकों में आग और सूखा फैलने लगा है। इसलिए जल्द ही साइंसदान जमीन पर आने वाले सोलर क्राइसिस के खतरे के बारे में पूरी दुनिया में ऐलान करने लगते हैं। इसमें वो सभी को बताते हैं कि अगर सूरज इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो सूरज 100 सालों में जमीन को अपने बीच समाकर खत्म कर देगा और 300 साल बाद वो पूरे पृथ्वी निजाम को ही खत्म कर देगा। इसलिए जमीन को बचाने के लिए यूईजी यानी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट मूविंग माउंटेन नामी प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला करती है। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक साइंटिस्ट काफी बड़े बड़े इंजन बनाकर जमीन के अलग अलग हिस्सों में इंस्टॉल कर देंगे, जिसकी मदद से जमीन को सूर्यमंडल के निजाम से बाहर ले जाकर बचा लिया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी खर्चा होने वाला था। साथ ही खाने पीने के वसाइल भी दिन ब दिन खत्म होते जा रहे थे, जिस वजह से लोग फसादात और एहतजाज करने लगे थे। इन एहतजाज में वो लोग शामिल थे जिन्हें किसी भी अंजामी खतरात की परवाह नहीं थी, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि जो खतरा अभी तक जमीन पर नहीं आया है, इसके लिए हुकूमत इतना बड़ा रिस्क लेकर जमीन पर रहने वालों को खतरे में डाल रही है। और इस दूसरी तरफ यूईजी डिजिटल लाइट नाम के एक प्रोजेक्ट यानी डीएलपी पर बैन लगा देती है। इस वजह से प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बिगड़ जाता है, क्योंकि डीएलपी एक कट्टर ग्रुप था जिसका मानना था कि इंसानों का फ्यूचर सिर्फ कंप्यूटर है। असल में वो एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना चाहते थे जिसमें इंसान अपना दिमाग एक डिस्क में अपलोड कर सकता था, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से वो इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए वसाइल के लिए वो हाइकिंग करके यूईजी पर दहशतगर्द हमला करते थे। उन सब के बीच यूईजी नोटिस करती है कि उनकी मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है, जिसके सबब काफ़ी सारे लोग इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तभी चीनी एम्बेसडर जाओ इस प्रोजेक्ट के पहले पार्ट को कंप्लीट कराने का कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि पहला पार्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा और लोगों का दोबारा उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर एतमाद होने लगेगा। राव कहते हैं कि इस पहले पार्ट की कंप्लीट कराने के लिए सबसे पहले चांद पर मौजूद इंजन्स की टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि हम चांद को भी सूअर मंडल से धकेलने का प्लान कर रहे हैं ताकि जमीन का ग्रेविटी से कनेक्शन टूट जाए। वहाँ यूईजी इस डिस्क को कंप्लीट कराने के लिए कई लोगों को एस्ट्रोनॉट्स के तौर पर ट्रेन कराने वाली थी। इसलिए वो कुछ सोल्जर्स को बेस पर इकट्ठा करती है, जहाँ हम लियो नाम के एक पायलट को देखते हैं। तभी लियो देखता है कि बेस प्रोटेस्टर से घिरा हुआ है और गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त एक प्रोटेस्टर बेस के अंदर घुस आता है, पर हैन नाम की लड़की उसको मारकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर लियो हैन से काफी मुतासिर होता है और इसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगता है। इसके बाद सभी ट्रेनीज को एक एलिवेटर में बिठाकर खला में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनका पहला टेस्ट खला में होने वाला था। ये अभी तक का सबसे ऊंचा एलिवेटर था। इस एलिवेटर के ऊपर जाने की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ट्रेनीज बेहोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस पेशेंट को भी नहीं देख पाते, जो कि मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा था। यहाँ सभी ट्रेनीज को फाइटिंग स्किल्स सिखाते हैं, फायर आर्म्स का यूज करना सिखाया जाता है। इसके बाद उन्हें बार बार एलिवेटर से ट्रेवल कराया जाता है, ताकि उन्हें फ्यूचर में एलिवेटर से ट्रेवल करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही सभी का मेडिकल टेस्ट करके उन्हें डेली एक्सरसाइज कराई जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान लियो और हैन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। फिर एक दिन लियो गार्ड को सिगरेट की रिश्वत देता है और बेस के अंदर एक गुलदस्ता ले आता है, जिसे वो हैन को देता है और उसे प्रपोज कर देता है। उसी सुबह एस्ट्रोनॉट्स का एक पेज वहां आता है और एलिवेटर में शामिल हो जाता है। तभी अचानक से बेस में मौजूद ड्रोन बाहर आने लगते हैं, जिससे इंजीनियर्स को पता चलता है कि उनका सिस्टम हैक हो गया है। इसी दौरान एलिवेटर अपने शेड्यूल से पहले ऊपर जाने लगता है। दूसरी तरफ एलिवेटर में शामिल हुए नए एस्ट्रोनॉट्स अपने कपड़े बदलने लगते हैं। तब लियो और हैन नोटिस करते हैं कि नए एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनीज के नाम की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। यहाँ बेस में सभी ड्रोन अटैक करके आग लगाने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पायलट उन पर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रोन पर निशाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि साइंटिस्ट ने सिस्टम को इस तरह बनाया था कि वो अपने ड्रोन्स पर हमला ना कर सके। इसलिए वो सिस्टम पर अटैक कर रहे थे। इस तरह अटैक करते हुए ड्रोन एक एलिवेटर को नीचे गिरा देते हैं और दूसरी तरफ एलिवेटर में दहशतगर्द भी सभी ट्रेनीज से उनकी आईडी चुरा लेते हैं और सभी गेट्स को बंद करके ट्रेनीज की कुर्सियां लॉक कर देते हैं। यहाँ जो भी उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है। इस एलिवेटर के दूसरे रूम में लियो होता है, जो कि अपनी कुर्सी छोड़ देता है और अपने चश्मे का यूज करके गेट की लॉक स्क्रीन को धूप से जलाकर गेट खोल लेता है।
इस गेट की दूसरी साइड जाकर लियू देखता है कि इसका एक साथी बुरी तरह जख्मी है। क्योंकि दहशतगर्दों ने उसे बुरी तरह पीटा था, इसलिए लियू उन दहशतगर्दों के पीछे जाता है और उनसे लड़ने लगता है। इस लड़ाई में एक दहशतगर्द ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। इसके बाद लियू एक फायर एक्सटिंग्विश लेकर दूसरे आदमी का पीछा करता है। इस बीच दहशतगर्द चोरी की गई आईडी से एलिवेटर को स्टेशन तक पहुंचा देता है। ड्रोन उन पर एक मिसाइल हमला करते हैं। इस दौरान बेस में साइंटिस्ट 550 नाम के एक इंटेलिजेंट को इंटम कंप्यूटर की मदद से सिस्टम को हैकर से सेव कर लेते हैं, जिसके फौरन बाद ड्रोन जमीन पर गिरकर ब्लास्ट हो जाते हैं और फिर साइंटिस्ट के जरिए एलिवेटर को वापस नीचे खींच लिया जाता है। यहाँ लियू अभी भी आतंकवादी से लड़ रहा था। तभी एन एक मैकेनिकल हाथ की मदद से विंडो को तोड़ती है और लियू के पास आकर इस आतंकवादी को मारने की कोशिश करती है। इसके बाद हैन गुस्से में लियू से दोबारा फ्लावर्स मांगती है, क्योंकि इस लड़ाई के दौरान इसके सभी फ्लावर्स टूट चुके थे। तभी अचानक से इसका स्टेशन बेस पर गिरने लगता है, क्योंकि इस दहशतगर्द ने मरने से पहले डेटोनेटर दबा दिया था। ये स्टेशन बेस पर गिरकर क्रैश हो जाता है, जिससे बेस पर मौजूद बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और एलिवेटर भी अचानक से जमीन पर गिर जाता है, जिससे सभी ट्रेनीज भी इस एक्सीडेंट का शिकार बन जाते हैं। हालांकि लियो और हैन सही सलामत होते हैं। इसी दौरान न्यूज पर बताया जाता है कि इस ब्लास्ट में तकरीबन 3000 लोगों की जान जा चुकी है और 5 से ज्यादा लोग अभी भी जख्मी हैं। यूजी के बनाए स्टेशन के क्रैश होने के बाइस इस ब्लास्ट में तकरीबन 3 लोगों की जान जा चुकी है और 5 से भी ज्यादा लोग जख्मी हैं। इसलिए लोग और भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इस प्रोटेस्ट में दहशतगर्द हमले और दंगे भी होते हैं। ये सभी प्रोटेस्टर हुकूमत से डीएलपी को वापस लेने की मांग कर रहे थे। यहाँ जाओ अपने असिस्टेंट से इस स्पीच को पढ़ाने के लिए कहता है, जिसे इसने यूईजी के प्रोजेक्ट में एतमाद रखने के लिए लिखा था। इसी दौरान जाओ अमेरिकी एम्बेसडर के साथ बातचीत करता है और उनसे इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक मौका और मांगता है। और कुछ हफ्ते बाद क्रायो स्लीपिंग पोर्ट में लोगों को रखकर चांद पर भेजा जाता है, ताकि वो चांद पर जाकर इंजन पर काम जारी रख सकें। इस बीच हांगो नाम का एक कंप्यूटर इंजीनियर क्रायो स्लीपिंग पोर्ट से उठता है, जो कि 550A नाम के एआई और इसकी बेटी याया की रिकॉर्डिंग चेक करता है। और असल 550A की मदद से ही याया हांगो से बात करती थी। यहाँ पता चलता है कि हांगो पहले डीएलपी के लिए काम करता था, लेकिन 550C तक पहुंचने के लिए वो चांद पर काम करने के लिए आया है। असल में 550C पूरे बेस को कंट्रोल करता है, इसलिए हांगो को लगता है कि वो 550C का यूज याया की क्लिप बनाने में करेगा, जिससे कुछ सेकंड के लिए इसकी मरी हुई बेटी का दिमाग एआई में डेवलप हो जाएगा। यहाँ टीम के बाकी मेंबर्स के साथ काम करते हुए हांगो को पता चलता है कि जाओ का कंप्यूटर रिसर्चर 550CA का इंचार्ज है और वो चाहता है कि हांगो उनके सिस्टम के ऑपरेशंस पर उनके साथ काम करे। इसके बाद हांगो और जाओ 550C का पहला टेस्ट बेस की हर एक सेक्टर को एक्टिवेट करके करते हैं। जब वो कंप्यूटर के जरिए वर्क के पूरा होने का वेट कर रहे हैं, तब जाओ हांगो को अपने दिमाग की डिजिटल कॉपी दे देता है, जिसे कंपनी ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उन्होंने डीएलपी पर बैन लगा दिया था। यहाँ जाओ हांगो को समझाता है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस कॉपी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या नहीं। कुछ वक्त बाद हांगो याया की क्लिप जाओ को दिखाता है। इस बीच हांगो इसको याद करता है जब वो अपनी बीवी और बेटी के साथ कार से कहीं जा रहा था, तब अचानक से इसकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे इसकी बीवी की फौरन ही मौत हो गई थी। पर याया कुछ वक्त तक जिंदा रही थी, इसलिए हांगो याया के दिमाग को कंप्यूटर के जरिए जिंदा रखने के लिए उसे डीएलपी के पास ले गया था। लेकिन वो लोग इसकी मदद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अभी तक तैयार नहीं हुई थी। इस बीच हांगो की मुलाकात जाओ से हुई, जो कि पहले डीएलपी में काम करता था। जाओ ने हांगो पर एहसान करते हुए याया के दिमाग को 550A नाम के एआई में डाल दिया था। यहाँ पर प्रेजेंट में जांगो हाउ से रिक्वेस्ट करता है कि वो याया पर 550C का यूज करे, जिससे याया पूरी तरह एआई में बदल सके। जिस पर जाओ हांगो से कहता है कि याया के लिए 550A ही काफी है। इस बीच उनका सिस्टम डिटेक्ट करता है कि वहाँ Z9 लेवल का सोलर स्टॉर्म आने वाला है, जिससे सभी लोग बेस पर वापस जाने का सोचते हैं। लेकिन उनके पास जो गाड़ियाँ थीं उनकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी। फिर भी वो कोशिश करते हैं और किसी तरह सभी इंजन्स को बेस में रखकर उन्हें सोलर स्टॉर्म से बचा लेते हैं। पर इस प्रोसेस में 550C एआई से बुरी तरह जल जाता है, जबकि प्रोजेक्ट को 3 दिनों में लॉन्च करना था। इसके लिए उन्हें एक एआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तब हांगो जाओ को अपना 50 एआई से देने को कहता है, लेकिन इसके बदले में वो फ्यूचर में 550 मॉडल्स डेवलप करने वाली टीम में खुद को शामिल करने का कहता है, जिस पर जाओ मान जाता है और हांगो एआई से याया के दिमाग की डिस्क निकाल लेता है। 3 दिन के बाद टीम इंजन का टेस्ट करती है। तब चांद कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है
जिसे देखकर टीम बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि 20 साल में वो पूरी दुनिया से चांद को जमीन से दूर कर देंगे। इसके अलावा इस कामयाबी से पूरी दुनिया के लोगों को मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर भरोसा हो जाता है। कुछ महीने बाद वो जमीन पर इंजन का टेस्ट करते हैं, जिससे सभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती हैं और लोगों को लगता है कि उनका टेस्ट फेल हो गया है। लेकिन अचानक उन्हें फील होता है कि जमीन हिल रही है। दूसरी तरफ बेस पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को आसमान में एक लाइट जलती हुई दिखाई देती है। इससे यूईजी के साइंसदान प्रूफ करते हैं कि जमीन अपनी जगह से थोड़ी दूर शिफ्ट हुई है। ये जानकर पूरी दुनिया जश्न मनाने लगती है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और यूईजी बहुत ताकतवर इंजन्स बनाता है, जो कि जमीन और चांद को धक्का देकर मूव करके सूर्य मंडल से दूर कर देगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट का नाम अब द वेंडिंग अर्थ रखा जाता है और 550C के जरिए कई बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जिसके बाद यूईजी हर साल एक नया टेस्ट करती है, जिससे उनकी थ्योरी सही साबित होती है। इस तरह लोग यूईजी के प्रोजेक्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि डीएलपी पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अलावा लोगों में ये भी चिंता होती है कि हुकूमत ने जो अंडरग्राउंड सिटी बनाई है, इसके अंदर जाने के लिए लोगों के पास खरीदने होंगे। यहाँ पता चलता है कि हर साल जमीन का रोटेशन धीमी हो रही थी, जिससे एक दिन में 24 घंटे की जगह 60 घंटे का सिस्टम हो गया है और ग्लोबल इंटरनेट भी अब बंद हो चुका है। साथ ही जमीन पर अब सैलाब और सोलर रेडिएशन जैसी मसाइल आना शुरू हो गई थी, जिससे कैंसर की बीमारियां बढ़ने लगी थी। इधर लियो और हैन शादी कर लेते हैं और उनका एक बेबी बॉय होता है। वो दोनों परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए अंडरग्राउंड सिटी का पास नहीं मिला था। इसी बीच हैन को कैंसर हो जाता है, जिससे वो दोनों और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ हैंगो ने 500 डेवलपमेंट की मदद से याया के लिए एआई बनाता है, जिसे वो 550W का नाम देता है। यहाँ में बताया जाता है कि स्टेशन को गिरे हुए 14 साल बीत चुके हैं और अब लियो मेजर की पोस्ट पर आ चुका है। एक दिन लियो को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसका इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ 550W इसका इंटरव्यू लेता है और बताता है कि लियो के स्किल्स इंप्रेसिव हैं। इसके अलावा 550W की फैमिली में हो रही परेशानियों के बारे में ही बताता है और कहता है कि लियो को ज़मीन पर रहकर अपनी फैमिली की देखभाल करनी चाहिए। जिस पर लियो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को पीछे छोड़ने का दुख है, लेकिन मुझे अपने बेटे को अंडरग्राउंड सिटी में भेजने के लिए बेस पर आकर काम करना पड़ेगा। यहाँ मिरर के दूसरी साइड पर प्रोजेक्ट के इंचार्ज साइंटिस्ट का इंटरव्यू को सुन रहे थे, जिसमें हैंग्यू लियो की बातें सुनकर अपनी बेटी को याद करने लगता है। इसके बाद 550W बताता है कि हैन की जल्द ही मौत होने वाली है। लियो पूरी तरह से टूट जाएगा और स्ट्रेस में फेल हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद लियो हैन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अस्पताल जाता है, जहां हैन कहती है मैं आखिरी बार अपने होम टाउन को देखना चाहती हूँ, पर मौसम की मुश्किलात के बाइस इसे होम टाउन में ले जाना बहुत मुश्किल है। इधर हैंग्यू लियो की बातों से इतना इमोशनल हो गया था कि वो चोरी से बेस में घुसकर याया के दिमाग को 550 वॉट से जोड़ देता है और इसे सिस्टम में देखने लगता है, जिससे वो इमोशनल होकर रोने लगता है। तभी जाओ गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है और हैंगू को समझाने लगता है कि इसे याया की मौत को एक्सेप्ट करना होगा, जिस पर हैंगू मना कर देता है और याया को पूरी तरह से 550W में अपलोड कर देता है, जिससे चांद के सिस्टम में फौरी तौर पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और सभी इंजन फेल होने लगते हैं। इसके बाद गार्ड्स हैंगू को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इधर जाओ याया के डिस्क को निकालकर 550W AI को बंद कर देता है। इस बीच लियो अपने पुराने दोस्तों के जरिए एक जेट उधार लेता है और हैन को उसके होम टाउन ले जाता है। कुछ ही वक्त में वो शंघाई सिटी में लैंड करते हैं, जो कि अब बर्फ से जमी हुई बंजर जमीन बन चुकी थी। दोनों सितारों को देखते हुए बातें करते हैं, जहां हैन लियो से कहती है कि इस वक्त आने पर मैं शान से मरना चाहती हूँ। यहाँ यूईजी के लोग हैंग्यू के जरिए सिस्टम में की गई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और नोटिस करते हैं कि ये इस हैकिंग की तरह ही है जो कुछ सालों पहले ड्रोन और एलिवेटर के साथ की गई थी। इसलिए सभी 550W के सिस्टम को हैक करके सही करने का सोचते हैं, लेकिन वो हर बार ब्लॉक हो जाते हैं। तभी अचानक चांद के अंदर इंजन ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे चांद जमीन की तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ जाओ समंदर के पास खड़ा होता है और सभी ममालिक के लीडर्स को एक इमरजेंसी अलर्ट सेंड करता है, क्योंकि सुनामी धीरे धीरे बढ़ रही थी, जो जल्द ही जमीन से टकरा जाएगी। इमरजेंसी के बायस लोगों को भी वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है। वहीं लीडर्स पहले से ही अंडरग्राउंड सिटी को खोलना शुरू कर देते हैं ताकि वो सुनामी से लोगों की जान बचा सके। यहाँ लियो के मिशन पर जाने से पहले ही हैन की मौत हो जाती है, इसलिए उनके बेटे को हैन के वालिद अंडरग्राउंड सिटी में मिल जाते हैं। इस दौरान जाओ यूएई से सपोर्ट मांगते हुए कहता है
कि उन्हें जमीन के तमाम जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करके चांद पर हमला करना होगा ताकि वो चांद को जमीन से टकराने से रोक सकें, जिस पर तमाम ममालिक अपने अपने हथियार देने के लिए मान जाते हैं। इस दौरान जाओ हेंगू से मिलने के लिए जेल में जाता है और इसे बताता है कि वो जमीन के इंजनों को जल्द से जल्द एक्टिव करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ग्लोबल इंटरनेट को दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा। साथ ही जाओ बताता है कि इंटरनेट का एक सर्वर पानी में डूब गया है, जिसकी केयर करने के लिए उन्हें हेंग्यू की जरूरत है, लेकिन हेंग्यू जाओ की बात नहीं मानता। तब जाओ से याया की दिमाग की डिस्क दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता है, जिससे हेंग्यू को इसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जौहरी हथियारों को मुंतकिल करने के लिए लियू के साथ साथ कई पायलट्स को मुंतखब किया जाता है, वहीं जमीन पर गायब इंटरनेट सर्विस की देखभाल के लिए। इसके बाद 3 टीमें बीजिंग, टोक्यो, डेलिस भेज दिया जाता है, जिसके बाद चुने हुए पायलट्स शटल्स के साथ चांद पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां खला में एस्ट्रोनॉट्स प्लांट तेजी से शटल से टकराने लगते हैं, जिससे कई शटल्स क्रैश हो जाते हैं और टीम को 200 हथियारों का नुकसान हो जाता है। इस वजह से अब उनके पास सिर्फ 180 हथियार ही बचते हैं। थोड़ी ही देर में बाकी के शटल्स चांद की सतह पर आ जाते हैं, लेकिन तभी एस्ट्रोनॉट्स एक शटल को हिट कर देता है, जिससे लियू की शटल भी क्रैश हो जाती है। इसलिए उन्हें मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ता है। इस दौरान उन्हें 384 हथियारों का दोबारा नुकसान हो जाता है। यहाँ बचे हुए लोग टेप को ढूंढने लगते हैं ताकि वो उनके टूटे हुए हेलमेट को ठीक करके अपने जख्म पर पट्टी लगा सके। इसके बाद वो लोग तय करते हैं कि वो बचने वाले हथियारों को पैदल ही चांद पर फेंक देंगे, मगर लियू नहीं चाहता था कि इस काम को करके नौजवान लोग मारे जाएं, इसलिए वो अकेला शटल से बाहर आकर गेट को बंद कर देता है। यहाँ जमीन पर तीनों टीमें सर्वर की जगह पर पहुंचकर पानी के नीचे चली जाती हैं, जहां ड्रोन और स्पेशल टूल्स की मदद से हांगू की टीम इमारत में जाती है और सर्वर का दरवाजा तलाश करने लगती है। लेकिन जब वो दरवाजा जबरदस्ती खोलते हैं तो उनका एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तब जाओ इसके जख्मों को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास जख्मों को ठीक करने के लिए कोई सामान नहीं था, जिसकी वजह से वो आदमी मर जाता है। इसके बाद हेंगू और जाओ इंटरनेट को वापस लाने के लिए कनेक्शन बनाने का फैसला करते हैं और दूसरी तरफ लियू हथियारों को एक ट्रक से ले जाने लगता है। तब अचानक चांद का मलबा जमीन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से इमारत हिलने लगती है और कुछ हार्डवेयर जाओ के पांव पर गिर जाते हैं, जिससे वो बुरी तरह से फंस जाता है। तब इस रूम में कमरे में पानी भरने लगता है। दूसरी तरफ हांगू अपने ड्रोन की मदद से भी कमरे का गेट नहीं खोल पा रहा था, इसलिए जाओ से जल्दी से पासवर्ड की दे देता है, मगर इस दौरान जाओ पानी में डूबकर मर जाता है। इसके बाद चांद का मलबा जमीन के अहम मुकामात को तबाह करने लगता है, जिससे अंडरग्राउंड सिटीज में जा रहे लोग पैनिक हो जाते हैं। वहीं यूईजी में जाओ को बुरी खबर मिलती है, क्योंकि उनके पास जौहरी हथियारों का एक साथ ब्लास्ट करने का वक्त नहीं है, जिससे जाओ उम्मीद खो देता है। मगर तभी इसका एक आदमी से हल बताता है कि अगर वो खला में और भी एस्ट्रोनॉट्स भेज देंगे तो हथियारों को मैनुअली ब्लास्ट किया जा सकता है, यानी कि तमाम एस्ट्रोनॉट्स को अपने सेक्रीफाइस करके दुनिया को बचाना होगा। इस ऑपरेशन के लिए 300 लोगों की जरूरत थी। यहाँ एक पुराना पायलट कहता है कि ऐसा करना हमारा फर्ज है और नौजवान लोग फ्यूचर की देखभाल करने के लिए हैं, इसके लिए उनका सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा। इस पायलट की बात मानते हुए तमाम पुराने पायलट को एस्ट्रोनॉट्स की टीम के साथ चांद पर पहुंचा दिया जाता है, जहां लियू उन्हें देखकर चौंक जाता है, मगर इसका कम्युनिकेटर टूट चुका है, इसलिए वो जमीन पर वापस लौटने से पहले अपने पुराने टीचर और ट्रेनिंग पार्टनर को गुड बाय नहीं कह पाता। दूसरी तरफ यूईजी बताती है कि टोक्यो और डलास के सर्वर वापस आ चुके हैं, लेकिन बीजिंग का सर्वर अभी तक नहीं आया है। यहाँ बीजिंग में हम हांगू को देखते हैं, जिसके कमरे में पानी भरने लगता है और वो की सही कंप्यूटर से नहीं जोड़ पाता। तभी चांद पर एस्ट्रोनॉट्स तमाम जौहरी हथियारों को ब्लास्ट करने लगते हैं। इसी वक्त हांगू भी इसकी माइंड डिस्क को एक कंप्यूटर से जोड़ देता है, जिससे चांद पूरे तौर पर ब्लास्ट हो जाता है। मगर अब चांद का मलबा तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था, इसलिए जमीन को जल्दी वहां से हटाने की जरूरत थी। यहाँ हांगू याया का क्लिप एक्टिवेट करता है और इसे की दिखाकर अंदर से इंटरनेट को एक्टिवेट करने की बात करता है। तभी रूम में पानी भर जाता है, इसे हेंग्यू की मौत हो जाती है। वहीं चांद का मलबा पूरी दुनिया में गिरने लगता है। तभी यूआईजी इमरजेंसी मैसेज भेजकर बताता है कि उनका मिशन फेल हो चुका है, जिससे शहरों में फसाद शुरू हो जाता है। वहीं जाओ हार नहीं मानता और अपनी टीम को इंजन में आग लगाने को कहकर उन्हें उल्टी गिनती शुरू करने को कहता है। इसी दौरान बीजिंग में हेंगू का दिमाग कंप्यूटर के अंदर एक्टिव हो जाता है, जहां पर वो अपनी बेटी से दोबारा मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हांगू एआई में जाकर इंटरनेट सर्वर को एक्टिव कर देता है। तभी जाओ के हुक्म को मानते हुए एक आदमी इंजन को स्टार्ट कर देता है और फिर देखते ही देखते
जमीन हरकत करने लगती है और चांद के मलबे से बच जाती है। ये देखकर पूरी दुनिया के लोग जश्न मनाने लगते हैं। यहाँ लियू शटल से ही जमीन को हिलते हुए देखता है, इसलिए वो जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि वो अपने बेटे को यह सीन दिखा सके। दूसरी तरफ हांगू और याया के दिमाग का बैकअप 550W एक साथ मिक्स हो जाता है। इसके बाद हमें 7 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जमीन पर वापस 24 आवर्स का सिस्टम आ चुका है और जाओ रिटायर हो चुका है। लेकिन अब उनके असिस्टेंट UIG में उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। अब चौंके चांद से उन्हें कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो अपने प्लान का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, जिसमें 10 साल के अंदर जुपिटर प्लैनेट के पास से उड़ेंगे और फिर जमीन को हमेशा के लिए सौरमंडल से बाहर कर देंगे। इसलिए इंजन्स पर नजर रखने के लिए एक स्पेशल स्टेशन बनाया गया है, जिसका इंचार्ज लियू है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक कपल बेकी और इसके हस्बैंड डैन पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। इस कपल की अभी अभी शादी हुई है और दोनों अपनी लाइफ को लेकर बहुत खुश हैं। उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियों पर जाने का जुनून था और यही जुनून उन्हें खतरनाक इलाकों में ले जाता है। यहाँ उनके साथ उनकी एक दोस्त भी थी, जो उन्हीं की तरह खतरों से खेलने और पहाड़ों पर चढ़ने की शौकीन थी। ये तीनों बहुत ही हिम्मत वाले थे और हर दफ़ा अपने लिए खतरनाक जगह चुनते थे, मगर इस दफ़ा उनके नसीब में कुछ और ही था। अब पहाड़ पर चढ़ने के दौरान डैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले में चला जाता है। वो परिंदा उसके डर से उड़ता है तो डैन अपने बैलेंस संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है और वो रस्सी से लटक जाता है और वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अब ऊपर नहीं आ सकता। और इसके बाद बेकी और इसकी दोस्त उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और जब तक वो इसके करीब पहुंच रही थी, उसकी रस्सी टूट जाती है और वो हजारों फीट खाई में नीचे गिर जाता है और मर जाता है। जिसके बाद 1 साल के बाद का मंजर दिखाया जाता है। बेकी अभी तक डैन, जो कि इसका हस्बैंड था, उसके गम में उदास थी और उसने अभी तक डैन की अस्थियां यानी जली हुई हड्डियों को रखा हुआ था और साथ साथ ही वो डैन की याद में शराबी भी बन गई थी, जिस वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो रही थी। बेकी के डैड अपनी बेटी की इस हालत को देखकर बहुत परेशान थे। वो उसे समझाते हैं, मगर बेकी को अभी कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके डैड इसकी सबसे अच्छी दोस्त को इसके पास बुलाते हैं, जिसका नाम हंटर है, जो उसके और उसके हस्बैंड के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई किया करती थी। अपने हस्बैंड की मौत के बाद वो अपनी इस दोस्त से भी 1 साल बाद मिली थी। इसकी दोस्त से समझाती है कि जो हुआ इसका मुझे भी बहुत दुख है, मगर अब क्या हुआ, इंसान वापस नहीं आ सकता। तुम्हें दोबारा से मेरे साथ चलना चाहिए, किसी ऊंची जगह पर फिर से चढ़ाई करने। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो उसे एक पुराना टावर दिखाती है और ये टावर सहरा में एक बहुत सुनसान जगह पर था। हंटर कहती है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर जाना और हम इसके ऊपर से तुम्हारे हस्बैंड की राख को बिखेर देंगे, जिससे इसकी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। बेकी पहले तो मना कर देती है, मगर बहुत सोचने के बाद वो ये फैसला करती है कि वो हंटर के साथ जाएगी। ये उसके साथ एंजॉय करना चाहती है। तो अब अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। रास्ते में ये खूब मस्ती करते हैं। हंटर एक व्लॉगर भी है। ये अपने फ़ोन पर वीडियोस बना रही होती है अपने फैंस को दिखाने के लिए, और इसी दौरान उनकी लापरवाही की वजह से एक हादसा होने वाला था, जो कि शायद एक बड़े खतरे का सिग्नल भी था। एक ट्रक जो बहुत तेज़ी से आ रहा था, उनकी गाड़ी को बस मारने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर हंटर ब्रेक लगा लेती है और सुकून का सांस लेती है। ये दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। जाते हुए दोनों एक बकरी को देखते हैं जिसे गिद्ध खा रहा था। वो सभी परिंदों को उड़ाती हैं और इस बकरी की तस्वीर लेकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती हैं। इसके बाद वो टावर तक पहुंच जाती हैं। हंटर यहाँ पर वीडियो बनाती है। ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। पहले तो बेकी को टावर की ऊंचाई देखकर खौफ आ जाता है, मगर हंटर उसे हिम्मत देती है और वो कहती है कि डरने की क्या ज़रूरत है, हम ये काम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। वो अपने आप को रस्सी से बांधती है और बेकी को भी। फिर ये ऊपर चढ़ना शुरू करती है, लेकिन बेकी को ऊपर चढ़ते हुए कुछ खतरा महसूस हो रहा था। पुराने जंग आलूद टावर और इसकी सीढ़ियों की आवाज़ जब ये ऊपर चढ़ रही थी, बेकी को डर लगता है। वो फिर भी अपने दोस्त की हिम्मत की वजह से ऊपर चढ़ना जारी रखती है। काफ़ी देर बाद हंटर बताती है कि हम आधे टावर पर चढ़ चुके हैं, यानी कि उन्होंने 1000 फीट को पूरा कर लिया था। यहाँ पर हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था। उन्होंने एक सीढ़ी को भी पकड़ लिया था। हंटर कहती है कि बस थोड़ी देर में हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बेकी जब नीचे देखती है
तो उसे डर लगने लगता है। इसके बाद हंटर इस सीढ़ी को हिलाकर इसके साथ मजाक भी करती है, जिससे इसका खौफ और भी बढ़ जाता है। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं, मगर इसी दौरान टावर की सीढ़ी का एक नट निकल जाता है जो उन्हें नहीं पता चलता। ये लोग अभी हर बात से बेखबर अपनी खुशी मनाने लगते हैं। हंटर अपने ड्रोन कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करती है। हंटर टावर से लटक जाती है और कहती है कि मेरी तस्वीर बनाओ, ये मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगी। और साथ ही साथ वो बैकी को भी ऐसा करने को कहती है। उसे बहुत डर लगता है, मगर अपने डर पर काबू पाते हुए वो हंटर की बात मान लेती है और लटक जाती है और लटक कर वो भी तस्वीर बनाती है। इसके बाद बैकी अपने हस्बैंड की राख को हवा में उड़ा देती है। अब इसको कुछ सुकून मिला था। वो दोनों इसके बारे में याद करने लगते हैं। ये अपना एंजॉय करके वापस जाने लगते हैं। ये अपना सारा सामान पैक करती हैं। बैकी जैसे ही अपना बैग लेकर नीचे उतरती है, पुराने टावर की जंग लगी सीढ़ी टूट जाती है। बैकी लटक जाती है, लेकिन हंटर ने उसे किसी तरीके से बचा लिया था। लेकिन बैकी का बैग नीचे लगे एंटीना पर लटक जाता है, जिसमें इनका ड्रोन कैमरा और खाने पीने का सामान था। बैकी घबराने लगती है। दोनों जब अपना फ़ोन चेक करती हैं तो पता चलता है कि इतनी ऊंचाई पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। उनको टावर में लगे बॉक्स में एक फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती है। हंटर कहती है कि अभी इस गन को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दिन में फ्लेयर गन रोशनी भी करेगी तो किसी को दिखाई नहीं देगी। बैकी देखती है कि इसकी टांग पर जख्म हो गया है। हंटर इसको अपनी शर्ट से बांध देती है। अब उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इधर ही बैठकर अपने आप को हौसला देने के लिए वो व्लॉग बनाती हैं। कुछ वक्त के बाद हंटर दूरबीन से देखती है टावर से थोड़ी दूर एक गाड़ी खड़ी है, पर ये लोग उन्हें मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। हंटर अपना फ़ोन चेक करती है। उसने मरी हुई बकरी की पोस्ट शेयर की थी। इस पर शेयर और लाइक से मतलब उस वक्त ज़मीन पर सिग्नल थे और टावर के कुछ हिस्से पर भी सिग्नल मौजूद थे। हंटर अब मदद के लिए एक मैसेज लिखती है और अपनी आईडी पर पोस्ट कर देती है। अपने फ़ोन को रस्सी से बांधकर थोड़ा सा नीचे करती है ताकि सिग्नल आ सके। इसकी पोस्ट देखकर इसके फॉलोअर इसकी मदद को आए। अभी भी फ़ोन पर सिग्नल नहीं थे। हंटर फ़ोन को खुद लटक कर और नीचे ले जाती है। उनका मैसेज अभी पोस्ट नहीं होता है। अब हंटर फ़ोन को नीचे फेंकने के बारे में सोचती है। ये अपने जूते उतार कर इसमें फ़ोन को डालती है ताकि इसका फ़ोन ज़मीन पर गिरने से टूटे ना, और फिर ये अपने फ़ोन को नीचे फेंक देती है। मगर शायद ज़मीन पर पहुंचने से पहले फ़ोन टावर से टकराकर टूट जाता है। हंटर जब ज़मीन पर देखती है उसे एक आदमी और कुत्ता नज़र आता है जो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। इसलिए बैकी अपना जूता फेंकती है ताकि वो आदमी कुछ नोटिस करे, मगर वो कुछ नहीं करता और चला जाता है। बैकी यहाँ गन चलाने लगती है, मगर हंटर उसे रोक देती है और कहती है ये गन सूरज डूबने से पहले नहीं चलाना, हमें कोई ना कोई तो बचाने ज़रूर आएगा। रात हो चुकी थी। बैकी अपने मोबाइल में अपनी पुरानी वीडियोस देखती है। इसमें वो नोटिस करती है कि इसकी दोस्त हंटर उसे और उसके हस्बैंड को कुछ अजीब नज़रों से देख रही थी। लेकिन तभी हंटर उसे फ्लेयर गन चलाने को बोलती है और साथ ही वो अपने फ़ोन की लाइट ऑन करके इधर उधर करती है। तभी उन्हें 2 आदमी देख लेते हैं, मगर वो उनकी मदद नहीं करते क्योंकि वो सही से दिखाई नहीं दे रही थी। उल्टा वो उनकी गाड़ी चुरा कर ले जाते हैं। अब यहाँ पर वो रात को सोने की कोशिश करती हैं। हंटर नीचे गिरने वाली थी, मगर बैगी उसे बचा लेती है। तभी वो इसकी टांग पर बना हुआ एक टैटू देखती है जिस पर 143 लिखा हुआ था। और उस पर बैकी को याद आता है कि जब वो अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलती है वो जवाब में यही बोलता था 143। यहाँ पर बैकी को ये बात पता चल जाती है कि इसके हस्बैंड और उसकी दोस्त उसे चीट कर रहे थे और अब हंटर के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो बैकी को अपने और इसके हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता देती है। बैकी ये सब सुनकर अजीब सी सोच में थी। हंटर अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। इसी दौरान ये लोग बैग को देखते हैं। इसमें ड्रोन और पानी भी था। हंटर कहती है मैं बैग को लेने जाऊंगी। हंटर रस्सी को टावर से बांध कर लटक जाती है, पर अभी तक वो बैग तक नहीं पहुंच पाई थी। हंटर रस्सी को छोड़कर एंटीने पर कूद जाती है और बैग पकड़ लेती है, मगर अब वापसी मुश्किल थी क्योंकि रस्सी दूर थी। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से बांध देती है। अब वो एक लंबी छलांग लगाकर रस्सी को पकड़ लेती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगती है। मगर बैगी से रस्सी छूट जाती है और वो फिर से नीचे गिर जाती है। बैगी पीछे हो जाती है, मगर जैसे ही वो दोबारा देखती है हंटर रस्सी पर मौजूद होती है। मतलब वो अभी भी जिंदा थी, मगर उसके हाथ छिल जाते हैं। वो अब खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी। बैगी उसे पूरी ताकत से ऊपर खींचती है। आखिरकार वो उसे बचा लेती है,
वो बैग से पानी निकालकर पीती है और इसके बाद एक नोट लिखती है और इसे ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है। मगर बदकिस्मती से जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है, इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, जिस वजह से उन्हें उसे वापस बुलाना पड़ता है। अब रात हो गई थी। बैगी रात को देखती है कि इसकी दोस्त नीचे गिरकर मर चुकी है और इसकी लाश को परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। पर वो जैसे ही जागती है, वो देखती है कि ये तो इसका ख्वाब था। टावर की लाइट को देखकर इसे आइडिया आता है कि ऊपर जाकर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करेगी। अगली सुबह वो ऐसा ही करती है। बैगी ड्रोन की बैटरी को चार्ज करती है और उस वक्त तक लटकी रहती है जब तक ड्रोन चार्ज ना हो जाए। इसके बाद ही नीचे आकर एक पेपर पर नोट लिखती है और इसको ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है। ये अपने ड्रोन को एक घर की तरफ भेजती है। इससे पहले ड्रोन घर तक पहुंचता गाड़ी से टकराकर टूट जाता है। यहाँ एक दिन और उम्मीद पर गुजार देती हैं कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा। बैगी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो हंटर से जूता मांगती है मगर वो मना कर देती है। तभी पता चलता है कि हंटर तो उसके साथ थी ही नहीं। वो तभी गिरकर मर गई थी जब वो बैग लेने के लिए गई थी। ये बैगी का सिर्फ एक ख्याल था कि हंटर उसके साथ है। जब वो नीचे देखती है तो इसकी दोस्त की लाश को परिंदे खा रहे थे। बैगी बहुत रोती है और अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। इसको भी उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगी। अब सुबह हो जाती है, तभी एक गिद्ध उसे मुर्दा समझकर खाने आ जाता है। बैगी उसकी गर्दन पकड़कर उसे कच्चा खा जाती है क्योंकि वो भूख की वजह से तड़प रही थी। इसे खाने के बाद उसे कुछ ताकत मिलती है। दूसरी तरफ उसके डैड अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो इसके बारे में पता करना चाहते थे कि आखिर उनकी बेटी कहाँ है। इधर बैगी हिम्मत करके नीचे उतरती है, इस जगह जहाँ हंटर की लाश थी। अब वो अपने मोबाइल को अपने जूते में डालकर हंटर के पेट के साथ चिपका कर हंटर को सॉरी बोलती है और लाश को नीचे फेंक देती है ताकि इसका फ़ोन ना टूटे और इसके डैड को मैसेज मिल जाए। इसके बाद कुछ घंटों बाद इसके डैड टावर के पास पहुंच जाते हैं। मगर जैसे ही वो वहाँ पड़ी हुई लाश को देखते हैं जो हंटर की थी, जिसे पुलिस वाले लेकर जा रहे थे, वो समझते हैं कि शायद बैगी मर चुकी है। लेकिन बैगी उन्हें आवाज़ देती है। वो अपनी बेटी को देखकर सुकून का सांस लेते हैं कि उनकी बेटी जिंदा है। आखिरकार बैगी की हिम्मत और कोशिश ने उसे जिंदा रखा और उसके साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।